नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एआई में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप जीके को आसान और मज़ेदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मतलब अगर हम इस पूरे चेस बोर्ड को देखें तो हर किसी के पास एक एक मास्टरपीस है। अंग के पास इंटरनेशनल ट्रेड है, वत्स के पास कपास की मोनोपोली है, कंबोज के पास सबसे बेहतरीन घोड़े हैं। हाँ, सही बात है। तो फिर इन सब में से वो जो मगध नाम का राज्य है, जो आज का दक्षिण बिहार है, वो आखिर इन सबको पछाड़कर पूरे भारत का इकलौता सुपर पावर कैसे बन गया? ये इतिहास के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है ना? मगध के पास ऐसा क्या था जो बाकी 15 के पास नहीं था? आ, मगध की सफलता को देखकर ऐसा लगता है जैसे जैसे उसकी कोई भौगोलिक लॉटरी लग गई हो। भौगोलिक लॉटरी, ये अच्छा टर्म है। उसके पास 4 ऐसे प्राकृतिक ब्रह्मास्त्र थे ना, जिन्होंने उसे अजेय बना दिया। पहला था उसकी जो पहली राजधानी थी ना, राजगृह, जिसे आज राजगीर कहते हैं, उसकी प्राकृतिक बनावट। राजगीर की बनावट? हाँ, राजगृह पूरी तरह से 5 अलग-अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मतलब उन्हें किले की दीवारें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रकृति ने खुद ही उनके लिए एक अभेद्य किला खड़ा कर दिया था। बिल्कुल। अब जब आपकी राजधानी पहाड़ों से सुरक्षित है, तो आप सीमा की सुरक्षा की चिंता किए बिना अपना पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था पर लगा सकते हैं। ये तो एकदम चीट कोड मिल गया उन्हें। हाँ, चीट कोड ही था। लेकिन असली गेम चेंजर था दूसरा कारक, लोहे की खदानें। अच्छा, आयरन माइंस। हाँ, आज के झारखंड और दक्षिण बिहार में जो लोहे के विशाल भंडार थे ना, वो सीधे मगध के नियंत्रण में थे। एक मिनट में यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। लोहे का मतलब हम आम तौर पर तलवारें और भाले समझते हैं, तो जाहिर है मगध के हथियार बाकी जनपदों से बहुत बेहतर होंगे। हाँ, हथियार तो बेहतर थे ही। लेकिन क्या सिर्फ बेहतर हथियारों के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है? मतलब मुझे लगता है कुछ और भी रहा होगा। आपने बहुत सही बिंदु पकड़ा है। लोहे का सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी इस्तेमाल था ना, वो हथियारों में नहीं, बल्कि कुल्हाड़ियों और हलों में हुआ था। कुल्हाड़ियों में? हाँ, देखिए, गंगा के मैदानी इलाकों में बहुत घने और सख्त जंगल थे। कांसे या तांबे की कुल्हाड़ियों से इन जंगलों को काटना लगभग असंभव था। ओह, अच्छा, तो लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्होंने जंगलों को साफ किया? एकदम सही। जंगलों को साफ किया और फिर लोहे के फाल वाले हलों से उस सख्त लेकिन उपजाऊ मिट्टी को जोता। और यहीं से तीसरा कारक जुड़ जाता है, राइट? कृषि में भारी सरप्लस। बिल्कुल। मतलब जब आप जंगलों को साफ करके खेती के लायक जमीन बढ़ाते हैं, और वो भी नदियों के किनारे की उपजाऊ जमीन, तो उत्पादन तो कई गुना बढ़ी जाएगा। और यही एग्रीकल्चरल सरप्लस ना किसी भी साम्राज्य की असली नींव होती है। जब एक किसान इतना अनाज उगाने लगता है कि वो अपने परिवार के अलावा 5 और लोगों का पेट भर सके, हाँ। तभी समाज में ऐसे वर्ग पैदा होते हैं जिन्हें खेती नहीं करनी पड़ती, और तभी एक राज्य लाखों सैनिकों की एक स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी सेना रख सकता है। मतलब बिना इस सरप्लस के गेम आगे बढ़ ही नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। हाँ। और इन सब चीजों को जोड़ने वाला जो चौथा कारक था ना, वो थी गंगा नदी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए? हाँ, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उस दौर का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे थी। हाँ, ये तो है। और शायद यही वजह है कि मगध का जो असली इतिहास है वो हर्यंक वंश और उसके पहले महान राजा बिंबिसार से शुरू होता है। राइट, बिंबिसार ने मगध की सत्ता संभालते ही ये समझ लिया था कि हर दिशा में युद्ध लड़ना बेवकूफी है, क्योंकि युद्ध से खजाना। इसलिए उसने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल चली, वैवाहिक गठबंधन। हाँ, उसने आसपास के ताकतवर राज्यों की राजकुमारियों से शादियां की, और मुझे याद आ रहा है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कौशल नरेश की बहन से विवाह करना। एकदम सही। और वो क्यों था? क्योंकि दहेज में उन्हें काशी का पूरा क्षेत्र मिल गया था ना। बिल्कुल। काशी उस समय व्यापार और रेवेन्यू का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। बिंबिसार ने बिना एक भी सैनिक खोए न अपने राज्य की आमदनी लाखों में बढ़ा ली थी। बिंबिसार तो वाकई एक विजनरी कूटनीतिज्ञ था। लेकिन सत्ता की ना अपनी एक अलग गति होती है। जब कोई राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली होने लगता है, तो उसके अंदर एक आक्रामकता भी बढ़ने लगती है। हाँ, पावर करप्ट्स। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु को लगने लगा था कि कूटनीति की एक सीमा होती है, और मगध अब इतना ताकतवर है कि उसे किसी से समझौते करने की जरूरत ही नहीं है। और यहीं से कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। अजातशत्रु ने राज्य पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए अपने ही पिता यानी बिंबिसार को जेल में डाल दिया। हाँ, और वहीं बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक पारिवारिक हत्या नहीं थी, बल्कि ये मगध की नीतियों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बिल्कुल बड़ा शिफ्ट था। और इसके बाद ही अजातशत्रु के बेटे उदयन ने ना
एक ऐसा फैसला लिया जिसने भूगोल और व्यापार के खेल को हमेशा के लिए मगध के पक्ष में कर दिया। क्या किया उसने? उसने राजधानी को ही बदल दिया। वो राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र ले गया। अरे, हमारा आधुनिक पटना। जी हाँ, आधुनिक पटना। और पाटलिपुत्र का जो स्थान था वो कोई संयोग नहीं था। ये गंगा और सोन नदियों के बिल्कुल संगम पर स्थित था। इसके आसपास गंडक और पुनपुन जैसी। पाटलिपुत्र तो पूरे उत्तर भारत के व्यापार का सबसे बड़ा टोल प्लाजा बन गया होगा। बिल्कुल, यही शब्द है, टोल प्लाजा। जो कोई भी नदी के रास्ते व्यापार करना चाहता था उसे पाटलिपुत्र से होकर गुजरना ही पड़ता था। हर्यंक वंश के बाद सत्ता में आए शिशुनाग वंश ने मगध के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो कौन था? शिशुनाग वंश ने अवंती महाजनपद को हराया, जो आज का उज्जैन है। अच्छा, अवंती। लेकिन अवंती को हराना इतना अहम क्यों था? मतलब वो तो मगध से काफी दूर था ना? अहम इसलिए था क्योंकि अवंती का कब्जा पश्चिमी समुद्री तट और भड़ोश के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले ट्रेड रूट्स पर था। ओहो। तो जब शिशुनाग ने अवंती को हराया ना, तो मगध का कब्जा सिर्फ गंगा के मैदानी इलाकों पर ही नहीं रहा। और इसके बाद एंट्री होती है नंद वंश की। महापद्मनंद, राइट? जी। जिसे इतिहास में पहला गैर क्षत्रिय महान सम्राट माना जाता है। हाँ, और उसने मगध की सीमाओं को इतना दूर तक फैला दिया जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। कलिंग से लेकर दक्षिण के कुछ हिस्सों तक मगध का ही परचम लहराने लगा था। कलिंग मतलब आज का ओडिशा? जी। यूनानी इतिहासकारों ने ना नंदवंश की सेना का जो वर्णन किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और लगभग 3,000 युद्धक हाथी थे। वाह, 2 लाख पैदल सैनिक! इतनी विशाल सेना खड़ी करने के लिए तो असीमित धन चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है। और धन की इसी जरूरत ने नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को शायद इतिहास का सबसे क्रूर टैक्स कलेक्टर बना दिया था। हाँ, उसने जनता पर इतने भारी कर लगाए कि लोग उससे एकदम नफरत करने लगे थे। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही बेसिक सवाल उठाना चाहती हूँ। बताइए। जब आप लाखों सैनिकों की सेना रखते हैं और करोड़ों लोगों से टैक्स वसूलते हैं, तो ये सब अनाज की बोरियों में तो नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलाया जा सकता है? यहाँ आकर तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाना चाहिए। और यहीं पर ना इस पूरी ऐतिहासिक पजल का सबसे जरूरी टुकड़ा फिट होता है, मुद्रा व्यवस्था का जन्म। अच्छा, कॉइन्स। हाँ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इसी दौर में भारत में पहली बार पंच चिन्हित सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स चलन में आए थे। ओके। ये मुख्य रूप से चांदी के टुकड़े होते थे जिन पर पेड़, सांड, पहाड़ या हाथी जैसे निशान ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। वाह। ये सिक्के कोई छोटी मोटी खोज नहीं थे। यह उस दौर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था। बिल्कुल था। मतलब जरा सोचकर देखा जाए तो इसके आने से पहले अगर किसी व्यापारी को घोड़ा खरीदना है तो उसे 50 बोरी अनाज अपने साथ ढोकर ले जाना पड़ता होगा। हाँ, और ये बहुत ही धीमा और जटिल प्रोसेस था। लेकिन इन सिक्कों ने सब कुछ मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज कर दिया। राइट। जब आपके पास एक स्टैंडर्ड करेंसी होती है ना, तो आप लंबी दूरी का व्यापार बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप टैक्स को सिक्कों में वसूल कर सकते हैं। इससे उसे राजकोष में स्टोर करना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाखों की सेना को नकद वेतन दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी फाइनेंशियल सिस्टम ने मगध को एक स्थानीय राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। इन सिक्कों ने मगध के खजाने को इतना भर दिया कि धनानंद के असीमित धन की कहानियां यूनान तक पहुंच गई थीं। जी हाँ, हालांकि धनानंद की उसी क्रूरता और अत्यधिक टैक्स ने जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया था। और उसी से आगे का रास्ता खुला। हाँ, जिसने आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के लिए नंद वंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने का रास्ता साफ किया। राइट। लेकिन मौर्य साम्राज्य जिस नींव पर खड़ा हुआ ना, वो मगध के इन्हीं शुरुआती राजाओं और इसी भूगोल ने तैयार की थी। तो आज की इस पूरी ऐतिहासिक कक्षा के नोट्स से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि 16 महाजनपदों का युग सिर्फ राज्यों की आपसी लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के उस सिस्टम अपग्रेड का दौर था जहां लोहे ने खेती बदली, खेती ने सरप्लस दिया, सरप्लस ने सेना बनाई और व्यापार को आसान करने के लिए सिक्कों का आविष्कार हुआ। बिल्कुल सही। इन सब ने मिलकर उस एक बिंदु को जन्म दिया जिसे हम प्राचीन भारत की पहली महाशक्ति कह सकते हैं। किसी ने सही कहा है, महाजनपदों की कहानी भारत की शक्ति की पहली निशानी। क्या बात है। और
इस पूरी प्रक्रिया में ना भूगोल की भूमिका सबसे अहम रही। हाँ, वो तो है। प्राकृतिक सीमाएं, नदियों के रास्तों और खनिजों ने ही मगध को वो एडवांटेज दिया जिससे उसने बाकी 15 जनपदों को इतिहास के पन्नों में पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं।